हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे 2020 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आए हुए। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, ताकि कमेंट करने से मैं भी कुछ मोटिवेट होती हूँ कि हाँ मेरे नोट्स अच्छे हैं या आपको अच्छे लग रहे हैं। और मुझे ये भी बताना है कि मैं इसको साथ ही साथ हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँ, क्योंकि मैंने जो पीछे कुछ अपनी वीडियो बनाई है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाई है, लेकिन कुछ कोई अगर कमेंट आप करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि किस तरीके से मैं वीडियो को बनाऊँ, या किस तरीके से हिंदी इंग्लिश में बनाऊँ या सिर्फ इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। मैं आपके लिए अच्छे और इजी वे में नोट्स तैयार करती हूँ। मुझे सिर्फ यही रहता है कि हाँ आप जो भी इसको लर्न करें वो है फर्स्ट टाइम। अगर आपने एक बार क्वेश्चन को लर्न किया तो आपको वो दोबारा क्वेश्चन लर्न करना ना पड़े, इसलिए मैं थोड़े क्वेश्चन डाल रही हूँ लेकिन उसको साथ में साथ एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन, कि जो रिटन कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी है वो किस चीज़ पे एफिकेसी है जो वो किस चीज़ पे डिपेंड है। ठीक है, ऑप्शन देखना। लेंथी प्रेजेंटेशन, बी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, सी है एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, या डी ब्रेविटी इन सेंटेंसेस। ई ऑप्शन मैंने लिखना भूल गई थी, फिर लिखा मैंने बीच में। ई यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। एफ ऑप्शन है इफेक्टिव यूज़ ऑफ वर्ड्स। ये है हमारे ऑप्शन। ऑप्शन ए बी सी ओनली, या बी सी डी ओनली, या बी सी डी एफ ओनली, या डी ई एफ ओनली। पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन, ताकि आप खुद ही इसका आंसर दे सको। हमें बताना है कि एफिकेसी क्या है, रिटन कम्युनिकेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, रिटन कम्युनिकेशन की एफिकेसी। लेंथी, सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, लेंथी प्रेजेंटेशन। एक किस चीज़ का कारण बनता है, कॉज वेरी, ठीक है, वेरियंस की थकावट। अगर हम ज़्यादा लेंथी प्रेजेंटेशन देंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक कि हमें अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादा ही हम अगर हम काफ़ी लेंथी कोई प्रेजेंटेशन दें तो वो हम बोर हो जाते हैं, जिसमें कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। बी ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्ट ए स्मूथ फ्लो ऑफ मैसेज, कि जो हमें मैसेज स्मूथ फ्लो में देना है उसमें क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न कर देता है अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो साथ साथ आपको ध्यान आ रहा है कि हाँ क्या हो सकता है इसका, हमें बताना है एफिकेसी जो सही है, जो कम्युनिकेशन को प्रभावित बना सकती है हमारी रिटन को, मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग समझने में। ठीक है, एंड द यूज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, ये ऑप्शन है इसमें। ये क्या करती है, इन्वोक नेगेटिव इमोशन, कि जो नेगेटिव इमोशन है उसको ये करती है। तो फिर ये 3 ऑप्शन का मैंने आपको बता दिया, तो क्या हुआ, 3 ऑप्शन तो इसके हो नहीं सकते। लेंथी प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकती, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। तो ऑप्शन बचा क्या हमारे पास, एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, ब्रेविटी इन सेंटेंसेस, इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स। तो ये कहाँ पे हैं, बी सी और हमारा एफ, सी डी और एफ है हमारा। ठीक है, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों हम ये 3 जो ऑप्शन हमारे हैं वो सही क्यों हुए, इसके बारे में देखते हैं। सो ऑल ऑफ दीज हैम्पर द एफिशिएंसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जो हमने अभी पढ़े हैं वो क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं हमारी कम्युनिकेशन में, रिटन में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, राइटिंग क्या करते हैं, अगर हम राइटिंग के बाद एडिटिंग करें, एलिमिनेट एंड अनडिज़ायरेबल कंटेंट वाइल ब्रेविटी, तो एलिमिनेट कर देती है जो भी हमें मतलब कि सेंटेंस को जो भी हम समझते हैं, जो भी हम मान लो मैं आपको ये समझा रही हूँ तो मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है जो अनडिज़ायरेबल कंटेंट। अब बुक्स में हम क्यों, बुक्स तो सबके पास है, बुक्स से हम कहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप कहेंगे बुक्स हम कहीं पढ़ लेंगे, लेकिन बुक्स में काफ़ी कंटेंट होता है जिससे हम काफ़ी कन्फ्यूज, लेकिन इसमें क्या होता है, हम पूरा कंटेंट जो हमें समझ में आ जाए तो वो हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन था द इफेक्टिव यूज़ ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और cause the intended message to travel across with the least impediment। ठीक है, जो भी मतलब कि जो भी हमें सही मैसेज देना है और जो उसकी जो बीच की बात है वो लिस्ट हो जाती है, मतलब कि और सही मैसेज हो जाता है, तो ये इसलिए ये ऑप्शन क्या थे, सही। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड रिलेटेड टू। ठीक है, कि जो कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन, इसके बारे में जानेंगे किसने दिया था और क्या था।
क्लासरूम कम्युनिकेशन में तो वो किस तरीके से एक्सपेक्टेशन करते हैं रिवार्ड से रिलेटेड, ठीक है। क्या एफर्ट नीडेड, प्रयत्न जो हम करते हैं, कोशिशों की ज़रूरत है, या रिव्यूज़ नीडेड, समीक्षा की, या पीयर प्रेशर नीडेड कि जो हम सहकर्मी होते हैं, पीयर्स होते हैं उनके नीडेड, या टाइम लैग नीडेड होता है। तो फिर इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं भी अपने आप ही आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। द फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन फार्मूला डिवेल्प्ड बाय वेल्वर स्कर्मन इन 1914। ये आपका क्वेश्चन क्लियर, क्योंकि ये छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं हमारे कई बार हमारे रह जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो यूजीसी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अगर उसके हम ऑप्शन के साथ चलेंगे तो हमारा वो भी क्लियर होता चलेगा, ठीक है। डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ मास मीडिया एंड इंडिविजुअल इज लाइकली टू सिलेक्ट विच इंडिकेट्स द क्वांटम ऑफ रिवार्ड एंड इंडिविजुअल वुड एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम मीडियम सेलेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द एफर्ट्स। अब आपको इसमें समझे किस चीज़ पे की प्रयत्न, जब हमारे पास ऑप्शन आया था दे वुड हैव टू मेक फॉर अचीविंग इट, वो जो हमारे प्रयत्न होते हैं, हमारी कोशिश से जरूरत प्रयत्नों के द्वारा हम जो अचीव कर सकते हैं अपने, इसमें मैंने हिंदी में लिखा, ये मानना है कि किसी व्यक्ति को प्राप्त, यह निर्धारित क्या करता है कि एक व्यक्ति को किस प्रकार जनसंचार के माध्यमों का चयन, ये किस चीज़ पे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये दिया तो इसने था, और किस डिटरमाइन किस फॉर्म करता है, मास मीडिया, ठीक है। तो इसमें यह कि किस जो हम जनसंचार के माध्यमों का चयन करता है, और कि यह मानता है कि किसी व्यक्ति को प्राप्त इनको जो रिवार्ड मिली प्राप्त करने के लिए प्रयास के संबंध में चयनित माध्यम से पुरस्कार की कितनी मात्रा प्राप्त होने की उम्मीद है। तो ये किस चीज़ पे है, हमारा एफर्ट्स पे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑब्वियसली अब आप समझ गए होंगे, तो इसका राइट आंसर है एफर्ट नीडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, रिमूवल ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स इन ए क्लासरूम विल रिजल्ट इन, अगर हम जो भी हमारे कम्युनिकेशन के बीच में जो बैरियर्स हैं उनको हम रिमूव कर दें तो क्लासरूम का रिजल्ट में क्या परिणाम हमारे सामने आएंगे और क्या होंगे, ठीक है। ऑप्शन 1 है क्लियर एनिमेशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बिहेवियर्स, बी ऑप्शन है ए क्लाइमेट ऑफ पर्पसफुल स्टूडेंट इंटरेक्शन, सी है प्रमोशन ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट, डी हो गया द इररिलेवेंस ऑफ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। पहली बात तो देखो, अगर हमें क्लासरूम में हमने बैरियर्स को रिमूव करना है तो इसमें हमें जो हमारे सही ऑप्शन ढूंढने हैं, तो पहली बात तो जहाँ इररिलेवेंस आ गया वो तो सही होगा नहीं, ठीक है। और जो प्रमोशन पर्सनैलिटी कल्ट को कभी प्रमोशन नहीं करता, अगर हम देखें कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन, पर पहले हम इसके जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। Some common barriers to effective communication in the classroom are listening barriers, perception barriers, oral barrier, cultural barriers, ये सब होते हैं, ठीक है, हमारी जो effective communication के बीच में जो barriers आती हैं। जैसे हम ये सब होता है, जैसे हमें कल्चर वैल्यूज होता है कि कोई हमारी लैंग्वेज कुछ है, हम दूसरे कल्चर में जाएंगे थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है, ये सब जो बैरियर्स नॉर्मली होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के बीच में। रिकॉग्नाइज एंड ओवरकमिंग दीज बैरियर्स इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ दीज बैरियर्स इंश्योर क्लियर इनिशियल्स और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बिहेवियर, अगर हम इन सब को रिमूव कर दें, ठीक है, इफेक्टिव क्लास जो भी हमारे बैरियर्स हैं उन सब को हम रिमूव कर दें तो क्या होगा, क्लियर एनिमेशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बिहेवियर, कि जो व्यवहारिक सही तरीके से जो व्यवहारिक जो रूप होता है वो सामने आता है, एंड ए क्लाइमेट ऑफ पर्पसफुल स्टूडेंट इंटरेक्शन, और एक ऐसा क्लाइमेट बच्चों को मिलता है एक दूसरे से जो हम कहते हैं इंटरेक्शन करने में एक अच्छा वातावरण बन जाता है। अगर अब देखो हमारे देश में लैंग्वेजेस इतनी हैं, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हर कोई समझ लेता है, तो ये क्या है जिससे हम इसका क्या बेनिफिट है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का, कि सब हम जो कम्युनिकेशन के बीच में थोड़ा बहुत अगर कोई बोल सकता नहीं, वैसे तो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन कई बार हम अगर दूसरी कंट्री में चले जाएं, दूसरे स्टेट में चले जाएं, कहीं कंपनी में काम करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हर कोई समझ लेता है। तो इस तरीके से हम जो हमारा लैंग्वेज बैरियर है उसको हम समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्रमोशन ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट, दूसरी तरफ जो नहीं हो सकते वो क्यों नहीं है, प्रमोशन और पर्सनैलिटी कल्ट, जैसे मैंने कहा ये तो हम प्रमोट कभी नहीं करेंगे कि एक जो पर्सनैलिटी कल्ट को कभी भी बढ़ावा नहीं देते, इज इट सेल्फ ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज सो इज रेलिवेंस ऑफ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल डी, ठीक है। तो इसलिए क्या आंसर होगा अब आप समझ ही गए होंगे इसका,
तो पहला है कि ये, ठीक है, क्लियर एनिमेशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बिहेवियर, ए क्लाइमेट और पर्पसफुल स्टूडेंट इंट्रैक्शन। तो ए और बी इज राइट आंसर, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें है एजुटेशन है, ऑप्शन ए है एजुटेशन का, रिपीटिंग मोर एंड मोर द सेम मैसेज विल मेक इट इम्पोर्टेंट। पहला इन्होंने दिया है कि अगर हम बार बार किसी वर्ड को रिपीट करें तो वो उसको इम्पोर्टेंट मैसेज बना देता है। तो क्या आपको लगता है सही होगा? सेकंड हमारे पास रीज़न क्या दिया इन्होंने इसका, डोंट यूज़ टू वर्ड्स व्हेन वन विल डू इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट। ये कहते हैं कि दो वर्ड्स को क्यों यूज़ करें, जब हम एक शब्द ही ऐसा यूज़ करेंगे जो सही है तो दो वर्ड्स का यूज़ क्यों करें। तो दोनों आपको इसमें क्या, अब देखो आप एक्सप्लेनेशन के साथ समझोगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ये ऑप्शन होते हैं इसके, बोथ ए और आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए और आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एंड डी इज़ ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। अब पहले पढ़ते हैं हम एक्सप्लेनेशन। रिपीटिंग द सेम मैसेज अगेन एंड अगेन डज नॉट मेक इट इम्पोर्टेंट। आगे समझ में, क्योंकि ये गलत होगा ओबियसली, कि कभी भी जहाँ अगर हम सोचते हैं कि हम बार बार किसी वर्ड को रिपीट कर रहे हैं और हम उसको इम्पोर्टेंट मैसेज बना देंगे तो ये गलत है। रैदर इट इज़ रिडंडेंसी, और बल्कि और ज़्यादा उसमें क्या कह सकते हैं, हमें रिडंडेंसी उत्पन्न करता है, जो हमें रिडंडेंसी होगा, जैसे मतलब कि एक गलत प्रभाव डालते हैं, कह सकते हैं हम उसको, एक हम कंफ्यूज क्या कह सकते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम काफ़ी कंफ्यूज से हो जाते हैं, जो हमें हमारे लिए बोरिंग कह सकते हैं, बोरिंग बना देता है। यूजिंग एज लेस वर्ड्स एज पॉसिबल इट एडवाइज वाइल कन्वेइंग ए मैसेज विदाउट कॉम्प्राइज विद इट्स क्लियरिटी, ठीक है। यूजिंग करो, इतनी लिख के ना आगे तो लिखा मैंने, इसके बाद नहीं, हमें सिर्फ इन्हें कहा कि यूज़ करो सिर्फ लेस वर्ड को, जितने जरूरत हो हम पॉसिबल हो, हमें जहाँ ज़रूरत हो जिस तरीके से, तो उतने वर्ड इसको यूज़ करो। तो इस पर आप समझ के होंगे तो क्या होगा, पहली ऑप्शन क्या था, रिपीटिंग, तो ये तो ऑब्वियसली गलत होगा और ये क्या होगा, राइट होगा। तो ये ऑप्शन हमें देखना है कि जहाँ ए इनकोरेक्ट है, हाँ ये डी है, ए इज़ इनकोरेक्ट, इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया हो गया। तो आगे है हमारा 25 क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट इन ए क्लासरूम सिचुएशन आर वेरियर टू इफेक्टिव इंट्रैक्शन। कि जो पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट इन ए क्लासरूम सिचुएशन आर वेरियस टू इफेक्टिव, कि जो पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट अगर जो संघर्ष होता है तो वो क्या इफेक्टिव जो हमारे इंट्रैक्शन के बीच में एक वेरियर्स का काम होता है, बिल्कुल होता है ना। स्टेटमेंट 2 आगे हम देखेंगे उसके बाद, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इज इनवेरिएबली कंसिडर्ड द बेस्ट सॉल्यूशन इन ए क्लासरूम इन्वायरमेंट। कि जो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है ये बेस्ट सॉल्यूशन है क्लासरूम इन्वायरमेंट का। अब इन दोनों के बारे में आपको बताती हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। द आइडियल क्लासरूम सिचुएशन इज ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, क्लास जो आइडियल क्लासरूम हम जिसको मानते हैं उसमें क्या होगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा, वेयर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग इंट्रैक्शन टेक प्लेस, ठीक है। इंट्रैक्शन जो हमारा टीचर इफेक्टिव प्लेस लेगा ना, द टीचर इज़ वेल मीनिंग ऑर्गेनाइज एंड कॉम्पनसेट एंड सेट द टोन फॉर द इंटायर क्लासरूम, ठीक है। कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एक टीचर होता है जो मतलब कि सारे क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो सेट करते हैं, एंड द स्टूडेंट वर्क, जिसमें क्या करते हैं बच्चे कैसा काम करते हैं, हारमोनियसली टू अटेंड स्पेसिफिक लर्निंग गोल सेट ऑफ द बिफोर देम। इट पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट एदर बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर टेक प्लेस इट रेस टेम्पर। अब ये ऑप्शन आप ध्यान रखना। देखो इन्होंने कहा कि एक अच्छा आइडियल को जो होगा तो वो कैसा होगा, हमारा इन्वायरमेंट वो साफ सुथरा होगा, बच्चे हारमोनी अच्छे तरीके से वहाँ पे करेंगे, मतलब कि हर तरीके से सही रहेंगे। लेकिन अगर वहीं पर अगर पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट अगर वहाँ पे आ जाएगा बिटवीन स्टूडेंट और टीचर टेक, तो ये क्या कर देगा, टेम्पर पैदा कर देगा, डिसरप्ट्स हार्मोनी पैदा कर देगा, विच पॉजिटिव इन्वायरमेंट के बीच में एक बाधा उत्पन्न कर देगा, विच एक्ट एज अ वेरियम हिंड्रेंस टू इफेक्टिव इंट्रैक्शन। द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। अब सेकंड इनकरेक्ट क्यों होगी तो वो भी हम देख लेते हैं। इम्पर्सनल जो कम्युनिकेशन उन्होंने क्या कहा था कि इफेक्टिव होगा, तो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन सबसे पहले आप समझो अव्यक्तित्व, तो मैंने इसलिए लिखा है कि जहाँ पर व्यक्ति के बारे में बात नहीं होती, और क्लासरूम में अगर व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं हो रही है तो वो हम उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में अपने नहीं ले सकते।
इम्पर्सनल होता है जब हम किसी की कैटेगरी के बारे में, किसी के स्टेटस के बारे में जो ऑब्जेक्ट पे आगे पढ़ देते हैं हम। कंसिस्ट इन कंसिडरिंग कम्युनिकेशन रिसिपिएंट्स नॉट एज पर्सन बट एज ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना। एंड रिस्पॉन्डिंग टू देयर रोल्स पोजिशन फंक्शन इंस्टेड ऑफ दैम इंडिविजुअल पर्सन की बजाय वो फंक्शन, उनके पोजिशन, उनके रोल्स को दिखाता है। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल सूटेबल इन ए क्लास, तो ये सूटेबल नहीं है क्लासरूम के लिए। यहीं से पॉइंट उठता है कि ये रॉन्ग है, ठीक है। वेयर द टीचर इज एक्सपेक्टेड ideally willed prepared with the learners can be responsible for each member distinct इंडिविजुअल पर्सन। दस अगर वो चाहता है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट अगर टीचर है तो वो तो इंडिविजुअली जो हमारे हर पर्सन को मिली एक मौका, हर पर्सन के साथ एक सही बिहेवियर की तरह रहेगा। तो इसलिए क्या हो गया, स्टेटमेंट 2 क्या होगा हमारी फर्स्ट। तो आपको आंसर अब पता चल गया हो गया। तो इसका क्या होगा, पहली स्टेटमेंट थी तो पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट ये बिल्कुल है हमारे, अगर वेरी बनेगा कम्युनिकेशन इफेक्टिव इंट्रैक्शन के बीच में तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, ये सी ऑप्शन है, सेकंड इज़ फॉल्स। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा उसको लर्न कराऊंगी। थैंक यू।